नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा गुप्ता दिल से चैनल की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज के हमारे इस एपिसोड में चंडीगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकार, अभिनेता, रंगमंच के निर्देशक और कहानीकार डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदी रत्ता जी हैं। डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदी रत्ता जी से चंडीगढ़ का हर शख्स भलीभांति परिचित है। 1930 में पाकिस्तान के झंगमगियाना में जन्मे, लाहौर, मुरैना, इलाहाबाद से होते हुए दिल्ली और फिर चंडीगढ़ में आके सर ने अपना घर बसाया और अपने जीवन संघर्ष की शुरुआत सर की चंडीगढ़ से ही हुई। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यानी पीयू में हिंदी के प्रोफेसर रहे, फिर वहीं से विभागाध्यक्ष के तौर पर रिटायर हुए। 1952 से लगातार अपने लेखन कार्य में अग्रसर हैं और आज 2021 की शुरुआत तक सर का लेखन कार्य जारी है, निरंतर आबाद उसी गति से जिस गति से 1952 में शुरू किया था। और 1953 में सर की पहली किताब शिमले की क्रीम आई थी। इसी के साथ सर शिरोमणि हिंदी साहित्यकार पंजाब की उपाधि से सम्मानित हैं। गुडविल अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। पंजाबी क्रिटिकल बुक ऑफ अवार्ड 1977 भी सर को प्राप्त हुआ है। हाल ही में सर की 2015 के आसपास संपूर्ण कहानियों की किताब रिलीज हुई, जिसमें अब तक की लिखी उनकी सभी कहानी संग्रहों में संकलित कहानियां और असंकलित कहानियां भी प्रकाशित हैं। डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदी रत्ता जी की जीवनी लम्हियां वाटां दा पांदी। आदरणीय सुभाष भास्कर जी, जो चंडीगढ़ के जाने माने साहित्यकार रहे हैं और हमारे दिल से पर उनका साक्षात्कार भी आ चुका है, उन्होंने सर की ये जीवनी पर आधारित ये पुस्तक लिखी थी। पिछले 3 सालों से चंडीगढ़ में सर के घर अभिव्यक्ति की मासिक गोष्ठी होती रही है और ये गोष्ठी 1952-53 के बाद से आज तक निरंतर बिना किसी रुकावट के सर के घर बहुत ही सादगी भरे माहौल में होती रही है, जहाँ पर साहित्यिक चर्चा ही मुख्य ध्येय है। अभिव्यक्ति चंडीगढ़ की सबसे प्राचीन साहित्यिक संस्था है जो सर ने ही स्टार्ट की थी और अभिनेत चंडीगढ़ का पहला थिएटर ग्रुप, पहला रंगमंच जो सर के मार्गदर्शन में ही शुरू हुआ था। सर उसके संचालक संयोजक रहे। आजकल विजय कपूर जी इस अभिव्यक्ति और अभिनेत के संयोजक हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदी रत्ता सर से। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ था, झंगमगियाना में। मेरा जन्म वैसे रावलपिंडी में हुआ था जी। रहने वाला मैं झंगमगियाना का हूँ। अच्छा जी। पर जन्म मेरे पिताजी क्योंकि सरकारी नौकर थे तो उनकी ट्रांसफ़र वहाँ पे रावलपिंडी में थी, इस वजह से वहीं पे ही मेरा जन्म हुआ। रावलपिंडी में मेरा जन्म हुआ। उसके बाद जहाँ जहाँ वो गए, जैसे हिसार में वो थोड़ी देर के लिए रहे तो वहाँ पर भी मैं गया। मगियाने में भी काफ़ी देर रहा। मगियाने के बबराने मोहल्ले में हमारा घर था, उस घर में मैं रहा थोड़ी देर। फिर उसके बाद लाहौर आए। लाहौर में मैकलोड रोड पर हम लोगों ने किराए पे एक घर लिया हुआ था। मेरे बड़े भाई वहाँ पे पुरानी कारों के एक शोरूम था माल रोड पर, उसके मालिक थे। तो वहाँ काफ़ी कुछ हम बहुत सारे बच्चे वहीं बैठ रह करके पढ़े। मैंने मैट्रिक वहाँ पे डीएवी स्कूल से की, तो उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज दाखिल हुआ और उसके बाद अचानक जिसे कहते हैं पार्टीशन हो गया, जिससे पहले थोड़ी देर मैं शिमले रहा। शिमले राणा प्रताप चंद्र सनातन धर्म कॉलेज में मैंने इंटरमीडिएट जो शुरू की थी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, उसको वहाँ पे पूरा किया। वहाँ सोशल सर्विस भी की शिमले में रह करके। फिर उसके बाद निश्चय नहीं कर पा रहा था कि मैं
चित्रकार बनूं या एक राइटर बनूं। मुझे मैं कहानी और वहाँ पे घूमते हुए दृश्यों को अपने वाटर कलर में उतारा करता था। तो ये दोनों चीज़ें थीं मेरे सामने। फिर इलाहाबाद में और मेरे परिवार के सभी लोग जो कहते हैं इंजीनियर थे, तो चाहते थे कि मैं भी इंजीनियर बनूं, किंतु मेरी रुचि नहीं थी। इसलिए मैं एक वर्ष फिजिक्स पढ़ते हुए उसे छोड़कर मतलब वो एक वर्ष फिजिक्स पास तो करी, पर वो लाइन पूरी छोड़ दी और फिर इलाहाबाद एमए करने के लिए, एमए हिंदी करने के लिए चला गया और वहाँ से एमए हिंदी करके यहाँ फिर चंडीगढ़ आके लौटा। पहली मेरी अपॉइंटमेंट, सरकारी अपॉइंटमेंट जो है टांडा उर्मड़ में हुई जी। टांडा उर्मड़ में मैंने कुछ महीने ही नौकरी की। उसके पश्चात फिर यहाँ पे तबादला हो गया। नया कॉलेज खुल रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज खुल रहा, तो उसी में ही मेरी अपॉइंटमेंट हुई। फिर यहाँ कुछ देर रहा गवर्नमेंट कॉलेज में, पर ये मुझे लगन थी इस बात की। इलाहाबाद में रहते हुए जब 2 साल मैंने वहाँ पे रह करके एमए की, तो वहाँ साथ साथ लिखता भी रहा। वहाँ की दोनों पत्रिकाओं में अमृत पत्रिका और धर्मयुग और सारिका में भी मेरी कहानियाँ छपनी शुरू हो गई। और जब ये कहानियाँ छपी तो लोगों ने एक अच्छी रिस्पांस दी, एक अच्छा प्रतिक्रिया हुई। तो फिर मैंने निरंतर कहानी लिखी और कहानियों में ही रमा रहा। इलाहाबाद में कहानीकार के रूप में मुझे एक मान्यता मिली, तो फिर मैंने यहाँ पे आकर के उसी तरह से कहानियाँ लिखनी शुरू की। तो वो बात नहीं बनी। तो फिर अपनी रचनात्मकता को एक दिशा देने के लिए हमारे कॉलेज में ठाकुर नवीन चंद थे, जो कि रंगमंच में बड़ी रुचि रखते थे। उनके साथ जोड़ करके मैंने यहाँ रंगमंच पर का काम शुरू किया। तो फिर सिर्फ ऐसे ही नाटक जिनमें सिर्फ लड़के ही हों तो वो चुने, जैसे 2 कलाकार, भक्ति चरण वर्मा का बहुत बड़ा आदमी, सबसे बड़ा आदमी एक, और दूसरा राम कुमार वर्मा का भी एक नाटक ढूंढा जिसमें कि सारे, एक छोटा नाटक था जिसमें सारे पुरुष पात्र थे जी। फिर ये छोटे नाटकों की से मन भर गया, तो ये हुआ कि कोई बड़ा नाटक ऐसा देखा जाए जिसमें पुरुष पात्र ही हो। तो जगदीश चंद्र माथुर का ये नाटक कोणार्क अच्छा लगा जी। और कोणार्क मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते थे, इसलिए उस नाटक में से ही एक वाक्य लेकर के शिल्पी का बदला, तो मैंने उसका शिल्पी का बदला नाम रखा और दोबारा नाटक लिखा, क्योंकि वो छायावादी भाषा ऐसी हिंदी की भाषा थी जो कि शायद पंजाब में समझी न जाती जी जी। इसलिए उसे दोबारा मैंने सीधी सी भाषा में लिखा। इस नाम से 1957 उसका जो मुख्य अभिनेता था वो विजय कपूर के मामा जी कलाशाली बाबू है। ये इस नाटक के जिसे कहते हैं मुख्य पात्र थे जी। नायक थे। तो इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया।
उन दिनों यहाँ के जो गवर्नर साहब थे उनकी बेटी भी उनके साथ थी, प्रतिभा सिंह। तो उन्होंने देखा और उन्हें बहुत अच्छा लगा ये नाटक। तो हम लोगों का बड़ा उत्साह बढ़ा। हम लोगों ने फिर उसके बाद और कई नाटक फिर खेले। तो इस तरह से नाटक, काफ़ी सारे नाटक हम लोगों ने खेले। तो एक अच्छा हुआ जो कि प्रिंसिपल ऐसे मिले जो कि नाटकों में विशेष रुचि रखते थे। तो हम एक साल ठाकुर नवीन चंद नाटक खेलते थे, दूसरे साल मैं नाटक खेलता था। उसमें विद्यालंकार का एक नाटक था, न्याय की रात, वो भी हमने खेला। उपेंद्र आताश के नाटक खेले। हाँ जी। तो इस तरह से कई नाटक का हमने। आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा नाटक मुझे हुआ? मैंने जो एक नाटक खेला मुक्त धारा, रविन्द्रनाथ टैगोर का, टैगोर की जो सेंटेनरी मनाई गई, तो उसमें हम लोगों ने भी शिरकत की, हम लोगों ने भी हिस्सा लिया। तो उसमें टैगोर का नाटक हमने खेला, मुक्त धारा नाटक। वो नाटक बड़ा लोकप्रिय हुआ। फिर उन्हीं दिनों यहाँ पे टैगोर थिएटर भी एक बना, टैगोर थिएटर आजकल है, ये बाद में इन्हें पूरा रिन्यू किया। पर इससे पहले एक थिएटर था पूरा अपने में संपूर्ण, जिसमें कई नाटक खेले गए, हमारे भी नाटक खेले। तो चंडीगढ़ की शुरुआत और मेहंदी रत्ता सर का चंडीगढ़ आना लगभग एक साथ ही हुआ है। तो चंडीगढ़ को बसते हुए, बढ़ते हुए, पनपते हुए सर ने देखा है, चाहे वो टैगोर थिएटर हो, साहित्य एकेडमी हो, कला भवन हो, या चंडीगढ़ के सेक्टर जो दूर दूर तक खाली थे वो सर के सामने ही बनते गए और बसते गए। तो चंडीगढ़ से जुड़ी भी सर के साथ बहुत यादें हैं, बहुत खूबसूरत पल हैं। जानेंगे सर से ही इन सब के बारे में। सर, ये तो आपने जो आपको अच्छा लगा, जो आपने बताया कि टैगोर सर का आपको ये नाटक खेल के बड़ा अच्छा लगा, और क्या कोई अब भी आपके मन में है कि एक नाटक ऐसा ये भी ज़रूर करना था मुझे, या करना है मुझे, अभिनेत के अंतर्गत इस नाटक को खेला जाना चाहिए? जैसे तगड़क एक नाटक इसका बादल सरकार का जी, ये नाटक हमने अंधा युग भी खेला, अभिनेत की तरफ से खेला अंधा युग। तो पर मेन जो बात मैं कहना चाहता था वो ये कि चंडीगढ़ में बड़े सार्थक नाटक खेले जाएं, ये बड़ी आकांक्षा थी। ये ना हो कि यहाँ भी जैसे दिल्ली में सप्रो हाउस में घटिया नाटक खेले जाते थे, दो महीने वाले नाटक, उन नाटकों की अपेक्षा ये नाटक यहाँ पे सार्थक नाटक, और वो परंपरा चल पड़ी। पर पंजाबी में एक नाटक, पंजाबी में नाटकों की पूरी परंपरा चली। यहाँ मतलब है पंजाबी के नाटक की शुरुआत यहाँ से ही हुई, चंडीगढ़ से हुई। पंजाबी के नाटकों की शुरुआत चंडीगढ़ से ही हुई। हमारी संस्था अभिनेत के प्रयास सार्थक हैं सर कि अच्छे और सफल नाटकों का मंचन चंडीगढ़ में किया जा रहा है, चाहे वो आधे अधूरे हैं। तो आप अभिनेत से तो सर सेटिस्फाइड हैं कि अभिनेत अपना ये कार्य को बड़ी सफलता, अभिनेत ने अपने एक पूरी जिसे कहते हैं भूमिका निभाई, जिसमें जितने महत्वपूर्ण नाटक सारे देश में खेले गए थे उन सबको यहाँ पर खेला गया। जी, डॉक्टर कैलाश आलूवालिया जी भी चंडीगढ़ की थिएटर अभिनेता के रूप में और निर्देशक के रूप में बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और आदरणीय विजय कपूर जी भी, दोनों ही अभिनेत को
बहुत अच्छे से आगे ले जा रहे नेत को हैं। आगे बढ़ा रहे हैं दोनों। हाँ जी, दोनों बहुत अच्छे से अपने इस कार्य को कर रहे हैं ताकि अभिनेत और आगे बढ़ता रहे और सफल नाटकों का मंचन होता रहे। तो सर जैसे कि हम बात करते हैं कि उपेंद्र नाथ अश्क जी, कमलेश्वर जी, यशपाल जी, मंटो जी उस समय आपके समकालीन ये सब लेखक रहे हैं, तो आपको इन सबको पढ़ते हुए कैसा महसूस होता था कि आपको इन सब में से कौन से पसंद थे, सबसे ज़्यादा पढ़ना आपको कितने अच्छा देखिए लगता बात था? यह है कि उपेंद्र नाथ अश्क ने मुझे प्रश्रय दिया। मेरा पहली कहानी जो थी पंखा कुली, अश्क जी ने सेव करते हुए सुनी और उन्हें पसंद आई, तो उन्होंने मुझे हीरा चंद्र जोशी के पास भेजा। जी। उन दिनों सरगम नाम से एक पत्रिका थी जिसका संपादन जोशी जी करते थे, तो उसमें मेरी ये कहानी पंखा कुली छपी। फिर उसके बाद निरंतर वो कहानियाँ मुझसे मांगते रहे, तो मैंने उनकी कहानियाँ वहाँ पे उस सरगम में छपने के लिए दी। हीरा चंद्र जोशी जी का योगदान जिसे कहते हैं मेरे कहानीकार बनने में बहुत बड़ा है। जी। और उनके प्रोत्साहन ने मुझे एक अच्छा कहानीकार बनाया। तो और मैं उपेंद्र नाथ अश्क को अपना गुरु ही मानता हूँ, क्योंकि वो जिस तरह से एक अपनी रचना को कई बार लिखते थे और एक एक शब्द पर रुक करके उसका परिमार्जन करते थे, वैसा मैंने भी सीखा। कोई नियमित रूप से गुरु शिष्य वाली बात नहीं थी, जी। पर उनके कहानी लिखने के ढंग, उनके उपन्यास लिखने के ढंग को मैंने जाना और पहचाना। उनके उपन्यास की मैंने जिसे कहते हैं डिक्टेशन भी ली, कुछ एक अध्याय, इसीलिए मैं उनके पास बैठ करके डिक्टेशन ली कि जिससे कि मैं भी सीख सकूं कि अच्छा लेखन कैसे किया जाता। उपेंद्र नाथ अश्क ने मुझे बहुत ही हिम्मत दी, मैं हमेशा उसका आभारी रहूँगा। जी। और एक बड़ी अजीब सी बात है कि मैं पढ़ने में मुझे ये कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं और खेलने के लिए नाटक अच्छे लगते हैं। नाटक मैंने लिखे कम, लिखे ज़रूर हैं पर कम लिखे, एकांकी लिखे और पढ़ाने में मैंने कहानियों को लिया और लिखने में भी कहानियों को लिया। तो ये जैसे कि आप जो आपका दौर था वो उस समय भारत के विभाजन का भी दौर था, भारत का विभाजन भी हुआ था, तो कोई भी साहित्यकार उन परिस्थितियों से अछूता नहीं रहा क्योंकि मन पर गहरा प्रभाव था उन सब चीज़ों का। मुझे तकलीफ जो थी वो पंजाब के खालिस्तान की जो मूवमेंट थी उसका था। जी। और मुझे लगता था सिख और हिंदू दो अलग कौमें नहीं हैं, कि दोनों एक जैसे एक दूसरे के साथ हैं। तो मैंने बहुत सारी कहानियाँ इस को लेकर के, जैसे एक कहानी है मेरी बर्फाइरिया, उसमें भी इसका जिक्र है, क्या नहीं खरोंच है जी। उसमें भी इसका जिक्र है। ये कहानी डायलिसिस है। तो ज़्यादा मेरे मन पर प्रभाव इस पंजाब के दौर ने सबके मन पर गहरा प्रभाव किया था। जी। रहा हमेशा। जी। और इस पर मैंने कहानियाँ लिखी। और जहाँ तक विभाजन का सवाल है, जिन दिनों विभाजन हुआ मैं उन दिनों देहरादून में था, इसलिए देश की आज़ादी का तो ज़रूर ध्यान रहा, मगर विभाजन की
तकलीफ सिर्फ मैंने साहित्य में पढ़ी, जैसे जी। तमस में पढ़ा या झूठा सच, यशपाल का झूठे सच पर भी काफी बहुत गहरा प्रभाव मेरे पर रहा। तो जैसे कि आपकी 1953 में, 1957 में, फिर 1978 में, 1991 में आपकी किताबें आई, फिर 2015 में, तो ये थोड़ा सा गैप आता रहा है कहानी संग्रहों में अगर हम बात करें तो। देखिए बात यह है कि मेरा एक संघर्ष था, एक मेरी अपनी निजी जो तकलीफ कहना नहीं कहना चाहिए, एक निजी जो प्रवृत्ति थी कि जो भी काम करो उसे पूरी तरह से डूब कर करो। तो जिन दिनों मैं पढ़ाता था तो मैं सिर्फ पढ़ाता ही था, पर ये ज़रूर मन में एक कसक सी थी क्योंकि एक कहानीकार के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में जीने के लिए मैंने ज़िंदगी शुरू की और अब एक अध्यापक बन के रह गया। फिर इस वजह से जब भी मुझे मौका मिलता मैं ज़रूर लिखता। पहले अपनी रचनाशीलता को बढ़ाने में मैंने नाटकों को लिया, फिर उसके बाद कहानियाँ फिर लिखनी शुरू कर दी। तो जब आपने सर कहानियाँ लिखने की शुरुआत की थी तब के माहौल में और आज के माहौल में, परिवेश में, सोच में, जीवन शैली में, हर चीज़ में बहुत बदलाव आ चुका है। आपको कहानियों में क्या बदलाव नज़र आता है? क्योंकि आप और कहानियाँ जिसे कहते हैं बहुत ज़िंदगी के नज़दीक आ गई हैं। जैसे आप लोगों की कविताएं या कहानियाँ हैं वो ज़िंदगी के बहुत पहले यह है कि कल्पना का महत्व बहुत था, मगर अब कल्पना की जगह पर जीवन की जो वास्तविकता है वो ज़रूर प्रकाश, जो कुछ जीवन में हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको आधार बना करके ही रचनाएं करता है जी। और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। सत्य की अनुभूति ज़्यादा है आज की कहानियों आज की कहानी में कल्पना का पुट कम रह गया है। कम है जी। वास्तविकता बहुत है। वास्तविकता बहुत है जी। जैसे कि हमारी अभिव्यक्ति के ही डॉक्टर विमल कालिया हैं, उनकी कहानियाँ अनुभूतियों पर बहुत गहरे प्रभाव से गुजरती हैं। और मैं भी बहुत जोर डालता हूँ इस बात पर जी कि आप अपने जो कुछ अनुभव करते हो उसी को ही अपनी रचनाओं में दें जी। उससे ये है कि जीवन की वास्तविकता समझ में आने लगती है। मतलब साहित्य का एक बहुत बड़ा काम जो है वो ये है कि जीवन की वास्तविकता को समझाए और जीवन की वास्तविकता को पहचाने और अपनाए और उससे ऊपर उठे। जी। वीरेंद्र मेहंदी रत्ता सर का ये घर हम साहित्यकारों के लिए एक मंदिर के समान है। हर महीने यहाँ पे अभिव्यक्ति की मासिक गोष्ठी होती है जिसमें चंडीगढ़ के जाने माने साहित्यकार इकट्ठे होते हैं और बहुत सादगी, सरलता और सहजता के साथ यहाँ कविताओं और कहानियों का पाठ होता है और सर का मार्गदर्शन मिलता है। निरंतर सर लेखन के लिए प्रोत्साहित करते हैं और अक्सर कहा करते हैं कि बच्चों के लिए कुछ लिखा जाए, बच्चों के लिए कविताएं या बच्चों के लिए कहानियाँ, और बस लिखते रहे का संदेश सर हमें देते रहते हैं। सर आज की कहानीकारों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो? आज के कहानीकारों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी को ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। ये ज़िंदगी जो है ये बहुत सारी तकलीफ़ों से भरपूर है, इसे खूबसूरत बनाने में जितना सहज इसे बनाएं उतना अच्छा है, ये कहना चाहूँगा। और दूसरा ये है कि बच्चों को एक दिशा देनी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की दिशा ऐसी हो जिससे कि ये ज़िंदगी ज़्यादा खूबसूरत बने। बच्चे अगर सही डायरेक्शन में, सही दिशा में चलेंगे तो ये ज़िंदगी और ज़्यादा खूबसूरत बनेगी। तो मैं यही चाहूँगा कि बच्चों के लिए खूब लिखा जाए। सर हर एक रचनाकार जो
लिखता है उसमें अगर बच्चों का ध्यान विशेष रूप से रखे, बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है कि एक तो विचार जो हैं बड़े सिंपल और सादे हों, सादे विचारों को आधार बना करके लिखना बहुत मुश्किल होता है जी। जैसे मुझे आज भी याद है जब एमए में हम लोग दाखिल हुए थे, धीरेन्द्र वर्मा ने एक लकीर खींच के, सीधी लकीर खींच के लिखने की कोशिश की और उनका वो सीधी लकीर खूबसूरत नहीं लगती, तो फिर उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी और थोड़ी थोड़ी बल दे करके तो एक लाइन खींची, वो आसानी से खींच गई। तो उन्होंने फिर कहा कि सिंपल राइटिंग जो है, ऐसी राइटिंग जो कि लोगों की समझ में आए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं भी यही सोचता हूँ कि जिंदगी में और साहित्य में ये बहुत ज़रूरी है कि वही लिखा जाए जो कि लोगों की समझ में आए और उसी भाषा में लिखा जाए जो कि लोगों की समझ में आए। जी। बहुत ज़्यादा मुश्किल शब्दों का प्रयोग साहित्य को की पहुंच को कम कर देता है। बिल्कुल, सादगी जो है और ये भी नहीं किसी भाषा के प्रभाव में आक्रांत होकर के वही भाषा आप देवनागरी में लिखने लगो। अब कुछ एक पत्रिकाएं ऐसा करने लग गई हैं कि वो अंग्रेजी के शब्द देवनागरी में लिखते हैं, वो भी ठीक इतना नहीं है। भाषा अपनी रहनी चाहिए परंतु सादगी हो, उसमें जितनी सादगी होगी उतना अच्छा हो। साहित्य वही सार्थक और महत्वपूर्ण है जो कि समझ में आए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की समझ का हिस्सा बने और उन्हें उनकी समस्याओं को सुलझाए। साहित्य और चंडीगढ़ में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो काम हुआ है वो ये कि यहाँ पे जो थिएटर बने हैं, जैसे टैगोर थिएटर है, इसमें निरंतर कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है और सारे देश के लोग यहाँ आने की रुचि रखते हैं। तो सर, जो आपके समय का साहित्यकारों का माहौल था, उनका स्वभाव था एक दूसरे को साथ लेके चलने की या ईर्ष्या का भी थोड़ा जो था वो? बात ही है कि हर समय हर स्थिति में हमेशा तब्दीली आती है। परिवर्तन जो है वो जीवन का एक ज़रूरी अंग है। जी सर। तो उस परिवर्तन से हम बच नहीं सकते। तो अब हमेशा एक ही तरह का जगत चाहते रहे, ये कभी नहीं हो सकता। तो किसी एक विचारधारा के प्रति जब हम समर्पित होते हैं तो वो लेखन कैसा होता है? क्या ये सही है कि किसी एक विचारधारा? इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। यशपाल मार्क्सवादी लेखन में विश्वास रखते थे, परंतु वो संपूर्ण जीवन को नहीं रिप्रेजेंट करता, वो उसको अभिव्यक्त नहीं करता। तो जीवन किसी विचारधारा के आधार पर जीवन नहीं चलता। जीवन जिस रूप में चलता है, साहित्य को उस तरह से चलना चाहिए। अगर किसी विचारधारा को केंद्र में रख करके करेंगे तो सीमित हो जाएगा, वो सीमाएं जो हैं वो ठीक नहीं। हाँ जी। तो आपकी कहानियों का अनुवाद अंग्रेज़ी में भी हुआ है और पंजाबी में भी हुआ है, तो आपको कैसा लगा जब आपकी कहानियों का अनुवाद आपने पढ़ा? क्या वो अनुवाद पर खरी उतरी हैं? मेरे तो ख्याल है बहुत। मेरे अंग्रेज़ी में तो मेरे एक दोस्त ने किया है और पंजाबी में कई लोगों ने किया है। फूलचंद मानव ने भी किया है अनुवाद, इधर सुभाष भास्कर ने भी किया है। तो वो एकदम से मेरे नज़दीक भी रहे हैं, मुझे भी जानते हैं, तो मेरी कहानियों के जो मूल तत्व हैं
उनको खूब पकड़ते हैं, पहचानते हैं और बहुत अच्छा उन्होंने उनका अनुवाद किया। आजकल आप क्या लिख रहे हैं सर? आजकल मैं, जैसे पहले भी मैंने बताया कि मैं लिख नहीं रहा, पढ़ ही पा रहा हूँ। लिखा जाता नहीं है, लाइनें टेढ़ी हो जाती हैं, जी इस वजह से मैं लिख नहीं रहा। पर एक अपनी जीवनी लिखनी शुरू की थी। मैं सोचता था कि अब खाली वक्त है तो शायद ख़त्म कर दूं, पर वो भी नहीं लिखी जा रही, साल दर साल। जी काफ़ी कुछ तो लिखा हुआ है, अब जो कुछ लिखा हुआ है उसी को ही संयोजित कर लेंगे। कुछ एकांश उसमें रह गए हैं, कुछ बातें रह गई हैं, तो अगर लिख पाया तो लिख पाया, नहीं लिख पाया तो फिर नहीं लिख पाया। नहीं सर, हमारी कामना है कि वो ज़रूर पूरी होगी और अब हम उसे पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से हम आपको जान पाएंगे। आपके स्वास्थ्य की निरंतर हमारी तरफ से मंगल कामना है सर। जैसे कि बीमारी बहुत सन 1970 में मुझे पोरफायरिया हुआ था। बीमारी एक ऐसी हुई थी जिससे बचना बड़ा मुश्किल था। डॉक्टर ने कह दिया था कि 2% उम्मीद है बचने की। उस 2% उम्मीद को मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सर की अर्धांगिनी आदरणीय प्रोफेसर भी रही हैं वो कांता मेहंदी रत्ता जी। उस 2% उम्मीद को मैम ने 200% में बदल दिया था। मैं गलत नहीं हूँ सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि उनका बड़ा, और एक मेरे बड़े भाई हैं महेंद्र राज, उन्होंने भी उनका विवाह मेरे बाद हुआ। जी तो अप्रैल में 13 अप्रैल को मैरिज हुई और 1 मई को मैं बीमार हो गया और डॉक्टर्स ने कहा कि भाई 2% उम्मीद है। तो उन्होंने कहा कि जहाँ कहीं से भी कोई डॉक्टर बुला सकते हैं, मेरे खर्चे पे आप बुलाएं और इन्हें ठीक करें। तो उन्होंने, उनका भी बड़ा योगदान। जी सर। तो अगर मैं कांता मेहंदी रत्ता मैम की बात करती हूँ तो जब भी मैं इस घर में आती हूँ उनका शांत, सरल, सहज, गंभीर व्यक्तित्व और स्नेहमयी आंचल, ममतामयी स्वभाव उनका इस घर से जाने देने को कहता ही नहीं है, पकड़ के रख लेता है। तो जब भी कभी हमारी अभिव्यक्ति की गोष्ठी होती है हमें बहुत इंतज़ार रहता है। मैं इन दोनों को आदरणीय कांता मैम और वीरेंद्र सर को दरवेश कहकर पुकारती हूँ। मेरी एक कविता भी दरवेश के नाम से ही है जो मैंने अभिव्यक्ति के लिए लिखी थी। तो इन दोनों का साथ बना रहे और ये सहज सरल व्यक्तित्व यूं ही हमें आशीर्वाद और छाया प्रदान करते रहें। तो सर से पूछते हैं कि सर हमें कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ और कहना चाहते हैं? अब तो समापन आ गया है, क्या बताना है। अब सिर्फ यही है कि अच्छा साहित्य लिखे लोग, विजय कपूर हैं या आप लोग हैं, सीमा हैं, और जिससे पढ़ करके दुनिया बेहतर खूबसूरत बने। अच्छा साहित्य वही होता है जो ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। तो मैं यही कामना करता हूँ कि अच्छा साहित्य लिखा जाए और बच्चों के लिए साहित्य, ये सभी जो सृजनशील लोग हैं सभी बच्चों के लिए साहित्य लिखें, यही कामना करता हूँ। और सर चंडीगढ़ के साथ आपका गहरा नाता रहा है, तो चंडीगढ़ जो है ये एक आदर्श नगर की तरह से बना रहे। यहाँ पे नाटक का भी भूमिका हो, साहित्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहे। पंजाबी में भी जिसे कहते हैं बहुत कुछ इस शहर में लिखा गया है, पढ़ा गया है। तो पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाएं समृद्ध हों, यही मेरी कामना है। वीरेंद्र मेहंदी रत्ता सर को बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगी उनसे, और हम प्रश्न नहीं पूछेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा बोलना उनको वो नहीं बोल सकते, थक जाते हैं। तो वीरेंद्र मेहंदी रत्ता सर की ये किताब संपूर्ण कहानियाँ जो सर के समग्र लेखन पर आधारित हैं। जितनी भी कहानी संग्रह सर के आए हैं
वो इस किताब में संकलित हैं, वो सब कहानियाँ। सर, आपको अपनी कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मुझे ये प्यार की महीन डोर ये बहुत अच्छी लगती है। प्यार की महीन डोर। तो इसमें, इस कहानी में ये किस विषय पर आधारित है? वैसे मेरी अक्सर कहानियों में मेरे अपने जीवन की अनुभूतियाँ ही हैं। कई साहित्यकार जो कहते हैं कि जो हमने लिखा है वो हमारी जीवनी ही है, तो देखा जाए तो ये हमारी जीवनी भी यही हमारी कहानियाँ ही हैं। जी सर, बिल्कुल सर। शिमले की क्रीम का मैं कुछ अंश पढ़ना चाहती हूँ कि क्या शिमला देखा है? जी हाँ, वही शिमला जो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसा हुआ है, वही हिमाचल की ऊंची चोटियाँ जहाँ कभी देवता निवास करते थे। परंतु अब हिमालय की चोटियों पर देवताओं के बदले ऊंचे पदाधिकारी बसते हैं। देखा जाए तो ऊंचे पदाधिकारी देवताओं से कुछ कम भी नहीं। शिमले में पंजाब की क्रीम मिलती है, और मिलती है वो माल रोड पर। यदि आपने माल रोड देख ली तो समझिए आपने सारा शिमला देख लिया, और यदि शिमला देख लिया तो समझिए आपने पंजाब की क्रीम आंखों से चख ली। ये शिमले की क्रीम की कहानी के शुरुआती कुछ अंश हैं। मैंने ये कहानी पढ़ी है, तो ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है। कभी मौका मिला तो मैं इस कहानी का पाठ ज़रूर करूँगी। तो एक बार फिर मेहंदी रता सर का ढेर ढेर धन्यवाद और आभार कि उन्होंने दिल से चैनल को अपना वक्त दिया। एक युग है हमारे साथ जिनसे हमने बातचीत की, साहित्य पर, चंडीगढ़ पर, नाटकों पर, जिससे हमें चंडीगढ़ की शुरुआत और चंडीगढ़ में साहित्य और नाटकों की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह वो बढ़ते पनपते गए, इस शहर के साथ साथ हमने जाना और समझा। और हम यही मंगल कामना करते हैं कि आने वाले एक लंबे समय तक हम सर के साथ रहें, सर हमारे साथ बने रहें, अपना आशीर्वाद हमें देते रहें और हमें लिखने के लिए निरंतर यूं ही प्रोत्साहित करते रहें। मैम, आप कुछ सर के बारे में कहना चाहती हैं? ये बहुत कुछ कह दिया आप भी कुछ कहिए सर। मैं तो जो कुछ हूँ वो इन्हीं की वजह से। ये दोनों अपने होने का और अपनी सफलता का श्रेय एक दूसरे को ही देते हैं, और यूं ही हंसते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें, यूं ही श्रेय देते रहें, और हम इनके साथ यूं ही बने रहें, यहाँ आते रहें और इनका आशीर्वाद लेते रहें। यही हमारी मंगल कामना है। और धन्यवाद। दिल से की टीम से सीमा गुप्ता आप सबका आभार प्रकट करती है।